हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। और गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम पीजीटी एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ये जीएसएससी पीजीटी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए थे, 2017 के क्वेश्चंस हैं जो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, 15 क्वेश्चंस जहाँ पर हमने डिस्कस किए थे, और अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। तो गाइस देखो, सबसे पहले गाइस क्वेश्चन हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है काफी ज्यादा। हमें यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें गिवन है। हमें गाइस यहाँ पर गिवन है, एक ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि और गेट है, इधर दिखाई दे रहा है हमें कि एंड गेट है, राइट। यहाँ इनपुट है ए और बी, तो और गेट का हमारा कैसा आउटपुट होता है, ये होता है ए प्लस बी, राइट। और यहाँ से सी एज इट इज आएगा, फिर ये एंड गेट है, तो अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो गाइस ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट नोट कर लो पोज करके, अगर करना है तो छोटा सा चीज था। हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो पोज करके। तो मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये काइंड ऑफ तुम कह सकते हो एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुमने लैंग्वेज पकड़ ली कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। लेकिन अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो शायद से दिक्कत में आ जाओगे। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या गिवन है, अ गन ऑफ मास एम इज माउंटेड ऑन अ कैरेज ऑफ नेग्लिजिबल मास and rest on a smooth plane. When it fires a shell of mass small m horizontally, the energy explosion is such that it as to be capable of projecting the shell to a height h. The recoil velocity of the gun is. तो गाइस देखो हो क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पर क्या एक गन है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ये यहाँ पर एक गन है, ठीक है। ये मेरे पास गन है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक शेल को यहाँ पर रिलीज किया है इससे। तो गाइस देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक बीच में एक्सप्लोजन हो रहा है, उसकी वजह से गन पीछे की तरफ जाएगी और ये जो शेल है वो आगे की तरफ जाएगा, ये यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो गाइस, और एक तो ये कंडीशन दे रखी है। उसके बाद दूसरी चीज हमें दे रखी है कि जो एक्सप्लोजन है ना, वो इतना कैपेबल है कि जो शेल है ना, शेल को वो हाइट एच तक लेके जा सकता है। तो गाइस दो अलग अलग कंडीशन है। पहला है कि गन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी एक्सप्लोजन की वजह से, और शेल के अंदर होगी। पहला केस तो ये है, गन पीछे जाएगी, शेल आगे जाएगा, और जो यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो एक्सप्लोजन की जो एनर्जी है, ये मेरी इतनी कैपेबल है कि अगर ये सिर्फ मेरी शेल के ऊपर लग जाए तो इस शेल को नई हाइट एच तक लेके जा सकती है। यानी कि इसको यहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट करना पड़ेगा। तो ये है गाइस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। तो आई होप कि जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। तो पोस्ट करके आप क्वेश्चन को पहले नोट कर सकते हो और फिर आगे मूव कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ कि इसको करना कैसे है हमें। तो क्वेश्चन मैंने क्या कहा कि हमारा एक्सप्लोजन होगा जिसकी वजह से गन पीछे जाएगी, शेल आगे जाएगा। हॉरिजॉन्टली यहां पर बोला गया है कि हमारा जो है हॉरिजॉन्टली मास एम का फायर किया गया था, और जो एक्सप्लोजन है वो कैपेबल है इसको हाइट एच तक लेके जाने के लिए। ये मेरा एक अलग केस है। तो यहाँ पर दो अलग अलग केसेस है जिनका यूज करते हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले गाइस देखो, ये मेरा पीछे जाएगा, ये मेरा आगे जाएगा। इसके कोरोस्पोंडिंग वेलोसिटी बोल रहा हूं कैपिटल पी, कैपिटल वी, और इसके कोरोस्पोंडिंग स्मॉल वी। इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन भी है। गन का मास कैपिटल एम दे रखा है, स्मॉल एम इस शेल का मास है, तो ये शेल है, मास एम इसका है, ठीक है। तो ये अपने पास है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या है, इनिशियल मोमेंटम तो कंजर्व मतलब जीरो, अपना दोनों रेस्ट पे थे। अब फाइनल मोमेंटम क्या है, एम बी प्लस कैपिटल एम वी। तो यहां से मेरे पास जो कैपिटल वी है वो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हमें निकालना क्या है वैसे, हमें गन की वेलोसिटी निकालनी ना, तो हम स्मॉल वी निकाल लेते हैं यहां से। तो स्मॉल वी यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी डिवाइड बाय स्मॉल एम। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का यहाँ पर जस्ट क्या शो कर रहा है कि अगर ये शेल आगे जा रहा है तो गन पीछे जा रही है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर ये शो कर रहा है नेगेटिव साइन। तो ये अपने पास क्या यहाँ पर वेलोसिटी आ चुकी है। ये स्मॉल वी किसकी वेलोसिटी थी, इसकी वेलोसिटी थी, कैपिटल वी इसकी वेलोसिटी थी, ठीक है। ओके, तो पोज करके यहाँ पर नोट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट चीज क्या करनी है, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सप्लोजन की जो एनर्जी है, ये हमारे पास दो के अंदर काइनेटिक एनर्जी देगी। एक तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको इसके इक्वल डाल दिया। अब यहाँ पर स्मॉल वी की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल चुका हूं, ये वाली। इसको मैं यहाँ पर पुट करा लूंगा इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर। तो अपने पास बनेगा हाफ कैपिटल एम कैपिटल वी डिवाइड बाय स्मॉल एम, राइट, और इसका स्क्वायर जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल एम एज इट इज। तो ये अपने पास यहाँ पर आएगा प्लस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर, राइट। अब गैस थोड़ा सा ना यहाँ पर रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर क्या रहेगा, हाफ रहेगा साथ में वी स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो वी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, साथ में कैपिटल एम को कॉमन ले सकता हूँ, तो कैपिटल एम को कॉमन निकालूंगा। बचेगा क्या अपने पास बचेगा यहाँ पर कैपिटल एम डिवाइड बाय स्मॉल एम, और यहाँ से +1, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आया है एनर्जी ये।
तो गैस एक तो यहाँ पर केस 1 मेरे पास ये हो चुका है यहाँ पर। अब गैस एक चीज और क्वेश्चन के अंदर बोली थी जो तुम काइंड ऑफ केस 2 की तरह डील कर सकते हो कि जो एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन है ना, ये इतनी कैपेबल है हमारी कि हमारी शेल को हाइट h तक लेके जा सकती है। क्या लेके जा सकती है? हाइट h तक लेकर के जा सकती है। तो अगर तुम इसको ऐसे सोचो कि यार जो एक्सप्लोजन एनर्जी है वो उसको क्या लेके जा रही है? हाइट h तक लेके जा रही है, तो यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यार देखो नीचे से हम स्टार्ट किए इधर से, इधर वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल पॉइंट के ऊपर तुम्हारी वेलोसिटी जीरो, अगेंस्ट ग्रेविटी तुम्हारी ये गई है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वही तो मेरे पास क्या होगी, अपने पास जो एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन उसकी इक्वल हो जाएगी ना, जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेके आएगा, हाइट गई है ऊपर, राइट। तो ई के इक्वल मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो यानी कि जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है ना, यहाँ पर मैं ई की वैल्यू को क्या कर दूंगा? mgh पुट करवा दूंगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपने पास क्या हो जाएगा? mgh इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा? कैपिटल M v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा, साथ में अपने पास क्या आएगा? कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस 1, राइट। ये अपने पास आ जाएगा। निकालना क्या था हमें? हमें निकालना था v की वैल्यू। तो यहां से v के लिए सोल्व करवा लेंगे, ठीक है, जो भी आएगा देख लो। तो कैपिटल V स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2mgh डिवाइड बाई कैपिटल M, ठीक है। साथ में अपने पास ये वाली चीजें भी हैं, तो यहाँ पर है कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाय स्मॉल m। जस्ट एलसीएम लिया है मैंने यहाँ पर, और कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिया? एलसीएम लिया है। एक बार मैं ऑप्शंस को देख लेता हूँ कि ऑप्शंस यहाँ पर किस तरह से गिवन है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चेंजेस कर लूंगा। तो ऑप्शंस में गाइज मेरे पास यहाँ पर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं तो सही। तो देखो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जस्ट जस्ट हमें एक चेंज करना है कि इसको m को ऊपर लेके जाना है। तो अपने पास यहाँ पर जो कैपिटल V की वैल्यू वो क्या आ जाएगी? 2m स्क्वायर GH कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो गैस ये अब हमारा एग्जैक्टली ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो पोज करके नोट कर सकते हो, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया? यहाँ पर ये ऑप्शन डी इसका आंसर आ चुका है। 2m स्क्वायर GH कैपिटल M बाहर है, अंदर स्मॉल m प्लस कैपिटल M है, ठीक है। और गैस एक चीज और कि अगर आप पीजीटी एग्जाम के लिए सीरियस हो तो यार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहां पर थोड़ी बहुत नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी कि कब वीडियो आने वाली है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस भी आने वाली इनके क्वेश्चंस की, और जो स्टूडेंट्स आईटी जैम वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए भी काम रही। क्यों? देखो सिलेबस सेम होता है, तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो गया, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। इनफैक्ट जो ये क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, अगर तुम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे, नेट दोगे, गेट दोगे, तो वहां पर भी क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। है तो फिजिक्स नया यार, कुछ अलग थोड़ी है, ठीक है। सिलेबस है वही है, राइट। हल्के फुल्के टॉपिक एक आधे कम होते हैं, किसी में एक आधे ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट सेम तुम्हारा सिलेबस होता है सभी एग्जाम्स का, ठीक है। हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, बस यहाँ पर थोड़े से इजी लेवल के ऊपर क्वेश्चन है, इतना फर्क है, राइट। लेकिन ये स्टिल क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं, तो एज एन प्रैक्टिस तुम कर सकते हो इनकी। नेट गेट में थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हायर लेवल के ऊपर आते हैं, राइट। लेकिन जैम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आ सकते हैं, और गेट नेट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं वाले, ठीक है। लेकिन पूरे पेपर का लेवल से डिफिकल्ट होगा ओवरऑल। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी, और जो पीजीटी वाले हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, तो भी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन देखो गाइस हमारा क्या है, ये गाइस हमारा यहाँ पर स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस आईटी जैम वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिलेबस तुम्हारा उसके अंदर आता है, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आता है, और ये तुम्हारा गेट और नेट के अंदर आएगा, जैम के अंदर ये नहीं रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस जो पीजीटी एग्जाम है ना, इसके अंदर तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे बीएससी लेवल के होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन तुम्हारे एमएससी के भी आते हैं। तो जैसे कि ये वाला है, ये एमएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि किसी की बीएससी में भी ये टॉपिक हो, तो ऐसा मत मान लेना कि ऐसा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये तुम्हारा बीएससी में नहीं आता, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर ये टॉपिक भी तुम्हारा पीएससी के अंदर मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर जनरल बात की जाए तो ये तुम्हारा एमएससी का टॉपिक है, राइट। ओके, तो आओ देखो गाइस बात करें यहाँ पर क्या क्या गिवन हमें एक्साइटिंग लाइन और स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन हमारा। तो गाइस यहाँ पर बिना थ्योरी पे जाए जस्ट मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। लेट्स से गाइस मेरे पास ये एक्साइटिंग लाइन है। गाइस यहाँ पर जो कंसेप्ट होता है हमारा वो ये होता है कि जो मेरा गैप होता है ना वेव नंबर की टर्म्स में स्टॉक लाइन और एक्साइटिंग लाइन के बीच में, उतना ही सेम गैप हमारे पास क्या होगा, वेव नंबर में होगा स्टॉक एंटी स्टॉक लाइन के और एक्साइटिंग के। लेट्स से मेरे पास ये यहाँ पर स्टॉक लाइन है ये वाली, ठीक है। स्टॉक लाइन का गाइस हमें यहाँ पर गिवन है, वेव नंबर कितना है, ये यहाँ पर गिवन था 18116, ठीक है। ये मेरा म्यू गिवन है यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर। ऐसी एक्साइटिंग लाइन का कितना गिवन है,
18315। अब जितना ये गैप है ना मेरे पास, जितना ये गैप है ना डेल्टा म्यू, इसको हम निकालेंगे कि कितना ये डेल्टा म्यू जितना ये गिवन है उतना यहाँ पर एंटी स्टोक लाइन के साथ भी होगा। तो जस्ट ये कंसेप्ट है हमारा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अब ये हो जाना चाहिए, अगर किसी को कंसेप्ट नहीं पता था तो बिना थ्योरी में गए हुए मैंने यहाँ पर कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना था, राइट। तो यहाँ पर क्या अपने पास एंटी स्टोक लाइन है, ठीक है। तो अभी मेरे को इसका निकालना है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा वेव नंबर क्या होगा। तो पहले इनका डिफरेंस कर लो, डिफरेंस निकाल लो, जो तुम्हारे पास डिफरेंस आया इस एक्साइटिंग लाइन वाले के अंदर ऐड करवा देंगे, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एंटी स्टोक लाइन का हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो आओ करा लेते हैं क्वेश्चन को। तो जो डेल्टा म्यू है मेरे पास वो कितना हो जाएगा 18315, या मैं कंप्लीट लिखता हूं म्यू एक्साइटिंग लाइन माइनस म्यू स्टोक लाइन, ये वेव नंबर की बात हो रही है गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो कितना है 18315 माइनस 18116। तो गाइस ये नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के बाद तुम्हारा आएगा निकल करके 199, ठीक है, ये आएगा 199। गाइस एक चीज और, यहाँ पर ना यूनिट्स में गड़बड़ हुई है, ठीक है, तुम्हारा टाइपिंग एरर है यहाँ पर, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, ठीक है। जो इसकी वेव यूनिट होती है ना गाइस वेव नंबर की, वो तुम्हारी 1/λ की होती है, ठीक है, 1/λ। तो तुम्हारे पास लैम्डा की होती है सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स है इसकी यूनिट। पहले मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी थी तो इसलिए मेरे को पता नहीं चला, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने यूनिट्स की बात की तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 199 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा डेल्टा म्यू, राइट। अभी क्या निकालना है मेरे को, निकालना है एंटी स्टोक का। तो एंटी स्टोक का मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो मेरे पास एक्साइटिंग लाइन का है प्लस में डेल्टा म्यू, या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे म्यू स्टोक प्लस 2 डेल्टा म्यू। तो बात एक है जैसे करना हो वैसे कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे पास एक्साइटिंग लाइन है, ये स्टोक लाइन है, ये एंटी स्टोक लाइन है। तो जैसे यार इसके अंदर ये वाली चीज ऐड करवा दो, इसके अंदर ये वाली चीज ऐड करवा दो डायरेक्टली, ये गैप, या फिर इसके अंदर इस वाली वैल्यू के अंदर ये इतना गैप ऐड करवा दो, तो तुम्हारी मर्जी है। तो अगर एक्साइटिंग लाइन से करोगे तो जस्ट डेल्टा म्यू ऐड हुआ, स्टोक से करोगे तो 2 डेल्टा म्यू ऐड हो जाएगा। तो बात एक है, ठीक है, जो जो करवाना है वो करवा लेना। तो अपने पास यहां पर देखो क्या आएगा 18315, ये क्या लिखा है मैंने, एक्साइटिंग का लिखा है सेंटीमीटर इनवर्स, प्लस में डेल्टा म्यू कितना है 199 सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। अब इसको ऐड करवाओगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास 18514 सेंटीमीटर इनवर्स। जस्ट मैंने क्या करवाया 199 इसके अंदर ऐड करवा दिया, तो ये एंटी स्टोक लाइन का हमारे पास क्या आ गया है, वेव नंबर आ गया है। तो दैट्स इट गाइस, ये हमारा यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन था। तो आई होप कि जो चीज है वो सभी को क्लियर होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एमएससी लेवल का क्वेश्चन था। और गैस इन केस अगर आप में से कोई नेट गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो गैस अभी 15 दिसंबर से बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच रहेगा, सारा कंटेंट आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड में मिल रहा होगा। तो अगर इनकेस आप में से कोई नेट गेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर बाक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उस बैच को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। प्राइस जो उसकी काफी मिनिमल है, जस्ट आपके लिए 7300 का प्राइस होगा, लेकिन ये स्पेशल प्राइस है, जस्ट कुछ दिन तक ही एप्लीकेबल रहेगा, उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ओके। और कैसे एक्सेस करना है, प्रेप की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहां पर भी जाकर के आप परचेज कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च कर सकते हो प्रेप किट, ठीक है, ओके। तो आई होप गाइस यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। अभी बात करते हैं हम आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास ये रहा। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द लोड रेजिस्टेंस इज 1 किलो एंड इनपुट सप्लाई इज 220 वोल्ट। आरएमएस में गाइस ये में यहाँ पर वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट आरएमएस में गिवन है। नेग्लेक्टिंग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड कैलकुलेट द रिपल वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो गैस हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, रिपल वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। और गैस इस क्वेश्चन का मेरा जो आंसर है वो एग्जैक्टली मैच नहीं किया है, थोड़ी फॉर्म मैच कर रही है, लेकिन उसमें एक फैक्टर एक एक्स्ट्रा आ रखा, तो एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो आओ देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करना कैसे सोल्व, अगर इसके अप्रोच की बात की जाए तो वो कैसे किया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, अभी हम यहाँ पर उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पर क्या सीन है, सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना क्या है उसको समझते हैं। हमें यहाँ पर निकालना है वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और वो भी रिपल वाली, रिपल वोल्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, देखो वी आर गाइस रिपल वोल्टेज के लिए यूज हो रहा है, और इसकी आरएमएस वैल्यू में निकालनी है। तो ये होता है गाइस मेरे पास यहाँ पर रिपल फैक्टर, साथ में वीडीसी। वीडीसी क्या है मेरे पास, जो यार मेरे पास एवरेज वैल्यू होती है वोल्टेज की, वो है, ठीक है, डीसी वाला पार्ट जो होता है, ठीक है। तो पहले ये निकाला जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा रिपल फैक्टर के साथ, ठीक है। अब गाइस मेरे पास यहाँ पर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, क्या है मेरे पास यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर है,
और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए गाइस हमारा जो रिपल फैक्टर होता है क्या होता है 1.21 होता है, ठीक है। तो इस चीज को यहां पर यूज कर लिया जाएगा। ये क्या मेरे पास रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर है और हाफ वेव रेक्टिफायर। इसकी गाइस जो मतलब जो इसकी कैलकुलेशन वो थ्योरी के पार्ट के अंदर आती है, तो अगर आपने कवर की होगी ये चीज तो आपको पता होगी कि कहां से डिराइव होता है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, अभी यहाँ पर उसको डेराइव नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने नहीं किया डेरिवेशन तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर लो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, रिपल फैक्टर अपने पास है 1.21 का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1.21 साथ में वीडीसी। वीडीसी की बात की जाए तो वीडीसी क्या होता है गाइस हमारे पास, जो मेरे पास यहाँ पर पीक वोल्टेज होगी ना, इसकी पीक वोल्टेज जिसको मैं वीएम के साथ शो कर रहा हूं, उसको मैं पाई के साथ डिवाइड करता हूं। वीडीसी क्या होता है, वीएम यानी कि पीक वोल्टेज डिवाइड बाय पाई, ठीक है। तो ये अपने पास होता है वीडीसी की वैल्यू। अब देखो गाइस ये वीएम क्या है, वीएम है पीक वैल्यू। यहां पर हमें क्या दे रखी है, आरएमएस वैल्यू दे रखी है। तो आरएमएस और पीक के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये होता है √2 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस। गाइस देखो ये शायद तुम्हें डायरेक्टली ना दिखे, लेकिन तुम्हें ये पता होगा कि आरएमएस वैल्यू निकालते कैसे हैं। ये निकाली जाती है जो तुम्हारे पास पीक वैल्यू होती है ना, उसको √2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वो वी आरएमएस होती है, ठीक है। तो जस्ट ये वो चीज है, डिवाइड बाय पाई। तो गाइस ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाना है, इसका आंसर हो जाना है, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पर वीआरएमएस को पुट करेंगे। वीआरएमएस की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 220 वोल्ट है, ठीक है। तो वैल्यूज को डाल दो यहाँ पर। तो अपने पास आया 1.21, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है √2 है, फिर अपने पास क्या यहाँ पर साथ में वीआरएमएस कितनी वैल्यू है 220 है, तो 220 यहाँ पर डाल दूंगा डिवाइड बाय पाई, ठीक है। अब गाइस देखो अगर मैं इस फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो एग्जैक्टली मैच नहीं होता है, लेकिन ये आसपास की मतलब कुछ कुछ टाइप वो ये फॉर्म की, ठीक है। तो यहाँ पर 121 साथ में √2 है और ये वाली जो चीज है वो कितनी है 220 है और डिवाइड बाय 100 पाई। गाइस जस्ट नीचे गाइस मैंने 100 बना लिया, यहाँ पर 1.21 था, इसको मैंने 121 कर दिया, डिवाइड बाय 100 पाई कर लिया, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। मे बी यहाँ पर कोई टाइपिंग एरर है जिसकी वजह से ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा कोई भी एग्जैक्टली मैच यहाँ पर नहीं करेगा। जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो तुम्हारा ये होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। वी आर ये तुम्हारी क्या है रिपल वोल्टेज है, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो इसका हमारा ये आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, राइट। तो 121 इंटू में √2 साथ में 220 डिवाइड बाय 100 पाई, ये हमारा एग्जैक्टली मैच किसी भी ऑप्शन के साथ यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी मूव करते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसके अंदर क्या गिवन है हमें, अ वायर इज जस्ट टॉट बिटवीन टू सपोर्ट्स एट 40 डिग्री सेल्सियस, इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, इट्स यंग मॉडुलस इज y and the density is d, the temperature of the wire is decreased to 30 degree Celsius and the transverse wave is produced in it, speed of the transverse wave is given by। गाइस देखो इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, अगर फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि काफियों को फॉर्मूला इसका नहीं पता होगा। तो हम यहाँ पर उन रिजल्ट्स के साथ शुरू करेंगे जो शायद से आपको पता हो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिखूंगा तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है कि वो कहाँ से आया, ठीक है। तो हल्का सा काइंड ऑफ डेरिवेशन है, ठीक है। और अगर फॉर्मूला वो तुम्हें डायरेक्टली याद है तो जस्ट उसके अंदर वैल्यू पुट करके तुम रिजल्ट निकाल सकते हो। तो देखो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट। तो देखो गाइस क्या करना है हमें यहाँ पर, सबसे पहले हमें यहाँ पर यंग मॉडुलस को समझना है। यंग मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। क्योंकि जिन जिन टर्म्स की यहाँ पर बात की गई है ना यंग मॉडुलस, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन के ऊपर बन सकता है ना, राइट। तो स्ट्रेस की बात की जाएगा तो ये क्या होता है मेरा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, कि कितनी फोर्स एक्ट हो रही है मेरी पर यूनिट एरिया। साथ में स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा कि लेंथ मेरी कितनी चेंज हुई, जो ऊपर हमने स्ट्रेस लगा रखा है उसकी वजह से मेरे पास लेंथ के अंदर कितना चेंज आ रहा है। लेंथ के अंदर ही चेंज क्यों देख रहा हूं, क्योंकि इस चीज को समझो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर है ना वो चेंज किया गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बात की गई लीनियर एक्सपेंशन इस अल्फा दे रखा है, तो इस टेम्परेचर के ऊपर मेरे पास यहाँ पर क्या हो रही है, लेंथ जो वो मेरी चेंज हो रही होगी। कैसे, इस रिलेशन के साथ, अगर मेरा टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से चेंज हो रहा होगा, अल्फा मेरे पास यहाँ पर क्या है लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, तो ये वो अपने पास यहाँ पर तो अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। बेसिकली गाइस ये क्या होता है तुम्हारा कि तुम्हारी लेंथ के अंदर कितना चेंज आया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और अपने पास क्या आ जाएगा हर टेम्परेचर चेंज के अकॉर्डिंगली कितना चेंज आ रहा है वो तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा, और फाइनल लेंथ तुम्हारी कितनी हो रही है वो, क्योंकि यहाँ पर एल नोट यानी कि ओरिजिनल लेंथ प्लस यहाँ पर चेंज इन लेंथ है, राइट। ये वाली जो टर्म है अल्फा डेल्टा टी तुम्हारी चेंज इन लेंथ है, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर, ओके, मतलब इसके साथ एल नोट भी मल्टीप्लाई में होगा चेंज इन लेंथ की, अभी निकालने वाले हैं चेंज इन लेंथ, राइट। तो अपने पास देखो क्या होगा, एल इक्वल टू एल नोट, साथ में प्लस आएगा अल्फा एल नोट और साथ में डेल्टा टी। तो यहाँ से जो चेंज इन लेंथ है
एल माइनस एल नोट करूंगा मैं, इसको बोल रहा हूं मैं डेल्टा एल। क्यों बोल रहा हूं इसको डेल्टा एल? क्योंकि गैस ये देखो, ये तुम्हारी फाइनल लेंथ है, ये तुम्हारी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो क्या देगा, चेंज इन लेंथ देगा ना, तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ है, इज इक्वल टू क्या होगा, एल नोट साथ में अल्फा डेल्टा टी। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या है, चेंज इन द लेंथ है, एल नोट अल्फा डेल्टा टी। तो आई होप कि जो चीज है वो क्लियर होगी। ओके नाइस। तो एक हमारे पास ये यहाँ से रिलेशन आ चुका है। अब गैस देखो, इन सभी रिलेशन को मेरे को यहाँ पर रिलेट करना है और मेरे को निकालना क्या लास्ट में, मेरे को निकालना स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। और गैस ये ट्रांसवर्स वेव का जो रिलेशन है कैसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, ठीक है। तब भी आप यार कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आ सकता है तुम्हारा। और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं होता है, 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा होता है वेव्स के अंदर, ठीक है। तो 11th क्लास का कंसेप्ट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर मैं ट्रांसफर वेव की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं स्ट्रिंग के अंदर, तो ये होती है जितनी टेंशन वहां पर प्रोड्यूस हुई, टेंशन डिवाइड बाय म्यू, ठीक है, टेंशन डिवाइड बाय म्यू। तो गैस अब यहां पर जो टेंशन है वो क्या है, फोर्स वाली है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां से फोर्स निकालूंगा, वो मेरी टेंशन है, और उस वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, उस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दूंगा। यहां पर डेल्टा एल भी है, तो डेल्टा एल यहां से आ जाएगा, ये रहा डेल्टा एल, राइट। तो इस वाली वैल्यू को यहां पर पुट कराओ, यहां से एफ को निकालो और उधर पुट करवा लो, और यहां से रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो बस अभी हमें यहाँ पे करना है, 3 रिजल्ट हैं, तीनों को भी एक साथ कर देना है और ये निकाल लेना है, ठीक है। आओ करते हैं इस चीज को। इंडिविजुअल कंसेप्ट में डिस्कस कर चुका हूं, अब जस्ट मेरे को क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। मैंने जस्ट पीछे की हल्की सी थ्योरी की है इनकी एक्सप्लेन, अब इनको आपस में रिलेट कर दूंगा सारी चीजों को और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है किसका एक्सप्रेशन है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। यहां पर टी क्या मेरी टेंशन है, और म्यू क्या मेरा यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ है। क्या अपने पास यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ है। ओके, तो आओ चीज को करते हैं। तो ऐसे इस इक्वेशन को उठाते हैं, यहां से इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं इसको, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 को उठा रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 3 बोल दे रहा हूं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो मेरे पास एफ है, एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहां पर देख लो एक बार, ये अपने पास है वाई डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, ठीक है। और गैस देखो मैंने यहाँ पर ना एल के लिए एल नोट यूज किया है, तो यहां पर मैं स्मॉल एल को एल नोट पुट करा रहा हूं और डेल्टा एल को मैं डेल्टा कैपिटल एल पुट करा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सेम चीज है अपनी, घबराना नहीं है। यहां पर मैंने अलग वेरिएबल यूज कर लिया, यहां पर मैंने अलग वेरिएबल यूज कर लिया, दोनों सेम चीज है, ठीक है। ओके, तो अपने पास यहां पर क्या है, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल नोट, ठीक है। साथ में मेरे पास यहां पर क्या आएगा, देखो साथ में आएगा एरिया भी, तो यहां पर एरिया भी मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया। तो ये सारी चीजें मेरे पास यहां पर निकल करके आ रही हैं। क्या है मेरे पास, ये एफ की वैल्यू है। ओके नाइस। अब ये एफ की वैल्यू मेरे को यहां पर पुट करनी है इस जगह पर, तो अब पुट करवा रहा हूं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 के अंदर तब ये वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू, गाइस ये जो फोर्स है मैंने कहा कि टेंशन की इक्वल यही रहेगी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो टेंशन है पुट करेंगे यहाँ पर, तो अपने पास आएगी y की वैल्यू, मतलब यंग मॉडुलस, साथ में डेल्टा एल, साथ में अपने पास यहाँ पर a है, डिवाइड बाय एल नोट है, ठीक है। साथ में अपने पास यहाँ पर क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि म्यू। क्लियर है। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पर जो ये a है ना, ये वाला जो a है, इस a को मैं यहाँ नीचे ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा, नीचे ले आऊंगा। और यहाँ पर जो डेल्टा एल है, इक्वेशन 2 से वैल्यू उठा लूंगा इसकी, ठीक है। इक्वेशन 2 से डेल्टा एल की वैल्यू उठा लूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो डेल्टा एल था मेरे पास वो क्या था, ये था मेरे पास एल नोट अल्फा डेल्टा टी, इसको पुट करवा लूंगा यहाँ पर एक चीज तो, राइट। और साथ में जो मेरे पास म्यू डिवाइड बाय ए है, गाइस यहाँ पर इसको समझना है क्या है, म्यू को मैंने क्या बोला था, मास पर यूनिट लेंथ बोला था। तो मास है, पर यूनिट लेंथ है, साथ में एरिया भी मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो एरिया इंटू लेंथ कितने क्या हो जाएगा, क्या वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अगर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम की बात हो रही है तो क्या होता है, डेंसिटी होता है क्या। और क्या हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर डेंसिटी गिवन है, कहां पर गया, कहीं तो गिवन था, ये रहा, एंड डेंसिटी इज डी। हमें यहाँ पर डेंसिटी गिवन है, यस। तो यहां पर मैं इसको क्या कर दूंगा, डी के साथ रिप्लेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर डेंसिटी आ गई। तो अब इस चीज को यहां पर पुट करवा लेंगे। तो यंग मॉडुलस एज इट इज, डेल्टा एल की जगह पर आ गया एल नोट अल्फा डेल्टा टी, ए को नीचे लेकर के जा रहा हूं, म्यू बाय ए क्या अपने पास यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर डी पुट हो गया, दैट्स ऑल। एल नोट से एल नोट कट गया, बचा क्या मेरे पास यहाँ पर, जो वेलोसिटी है बची y अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई डी। और गैस अब ये एक्सप्रेशन तुम यहाँ पर डायरेक्टली याद भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो,
ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये स्टेप्स करने आने चाहिए। एक चीज तो आनी चाहिए ना भैया, तो एक्सप्रेशन याद कर लो या फिर चीजें निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन के अंदर जो डेल्टा टी गिवन है वो कितना गिवन है, टेम्परेचर देखो कहां से कहां तक गया है, 40 से 10 गया है, तो 10 डिग्री का चेंज आया। यस, डेल्टा टी कितना अपने पास यहाँ पर 10 डिग्री है, तो यहाँ पर 10 पुट करवा देंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं रखना है, इधर करना है। डेल्टा टी कितना अपने पास यहाँ पर 10 का चेंज आया, तो यहाँ पर 10 डाल देंगे, तो अपने पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगा गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो आंसर आएगा अपना वो क्या आएगा, वाई अल्फा साथ में 10 डिवाइड बाई डी। तो जस्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन हमारा ये मिलेगा उसके ऊपर टिक लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन थर्ड जो है वाई है, अल्फा है, 10 है, डिवाइड बाई डी है, अंडर रूट है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है मेरा वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कोई डाउट हो किसी को, कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सभी को यहाँ पर क्लियर होगा। तो अभी मूव करते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। देखो गाइस यहाँ पर क्या गिवन है, हमें गिवन है गाइस यहाँ पर एक एलसीआर सर्किट, ठीक है, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एल इक्वल टू दे रखा है, सी दे रखा है, और हमें यहाँ पर आर दे रखा है। यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हैं, ये जो चीजें के नहीं है आर है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है, इंडक्शन दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखी है। तो सारी चीजें गिवन है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। निकालना क्या हमें यहाँ पर, क्यू फैक्टर निकालना है। तो गाइस क्यू फैक्टर की हमारे पास एक डायरेक्टली वैल्यू होती है 1/r अंडर रूट एल बाई सी। अगर मेरे पास एक सीरीज एलसीआर सर्किट है तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है किसका, क्यू फैक्टर के लिए, यानी कि क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/100 अंडर रूट एल बाई सी। एल की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये अपने पास है यहाँ पर 0.5। सी की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 इंटू 10 की पावर -6, राइट। अब गाइस यहाँ पर एक बार ऑप्शंस को देख लो। ठीक है, ऑप्शंस में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अंडर रूट 5 दिखाई दे रहा है हर जगह पर, तो मेरे को अंडर रूट 5 वाली टर्म अंदर रखनी है अंडर रूट के। ठीक है, तो यहाँ पर वैसी जैसे ऑप्शंस हो ना गाइस, वैसी हमें फॉर्म बनानी होती है, राइट। तो यहाँ पर 5 को एज इट इज रखना है। तो देखो अपने पास क्या बनेगा, 1/100 तो मेरे पास यहाँ पर है ही, अंडर रूट 5 तो मेरे पास ये निकाल लिया मैंने अलग से, नीचे मेरे पास एक यहाँ पर 4 भी है, तो इस 4 का मैंने यहाँ पर 2 बना लिया। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ऊपर पहले 0.5 था, तो 0.5 की वजह से नीचे एक 10 जाएगा, नीचे क्या जाएगा 10 जाएगा, और एक 10 यहाँ 40 से निकलेगा 10, तो 100 आया, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर -4 हो गया। क्या हो गया, 10 की पावर -4 हो, वो क्या अंडर रूट के अंदर है, तो 10 की पावर -2 हो गया, तो 10 की पावर 2 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में था 10 की पावर -2, तो न्यूमरेटर में कितना आ गया 10 की पावर 2 आ गया। अब ये वाला 100 इस वाले 100 के साथ कट गया, फाइनल आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पर 5/√2। मैथमेटिक्स खुद से कर लेना अगर मेरा बोला हुआ समझ में ना आए, मैथमेटिक्स ही तो है, टर्म से तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट करनी है, अंडर रूट ही तो सोल्व करना है, 6th क्लास में कर लेते हैं चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। सॉरी गाइस यहाँ पर बाय माय बैड, मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया। ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 5 अंडर रूट के साथ डिवाइड बाई 2, अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, पहले मैंने गलती से अपोजिट लिख दिया था। ओके, तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, ऑप्शन 3। ये सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, बिल्कुल कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। अगर फॉर्मूला याद था तो कुछ भी नहीं है, अगर फॉर्मूला याद नहीं था तो दिक्कत की बात है ना। तो गाइस अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखो क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है, ये गाइस मीन फ्री पाथ का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस इफ द रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो गाइस हमें यहाँ पर नंबर डेंसिटी की रेशियो गिवन है 5:3 एंड द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज 4:5। तो गाइस हमें यहाँ पर क्या गिवन है, पहले तो हमें यहाँ पर डेंसिटी गिवन है, नंबर डेंसिटी, तो n1 डिवाइड बाय n2 में गिवन है यहाँ पर 5/3 पहली चीज। उसके बाद मेरे को क्या गिवन है, साथ में डायमीटर की रेशियो गिवन है d1/d2, क्या गिवन है 4/5, राइट। मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ का हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला हमारा मीन फ्री पाथ का, ये अपने पास √2 साथ में पाई है, साथ में मेरे पास यहाँ पर नंबर डेंसिटी होता है, साथ में मेरे पास डायमीटर का स्क्वायर होता है। पाई कांस्टेंट है, n नंबर डेंसिटी होता है यहाँ पर नंबर डेंसिटी, और d क्या होता है मेरे पास डायमीटर होता है। ठीक है, तो ऊपर यार इनकी रेशियो दे रखी है, हमें जस्ट मीन फ्री पाथ की रेशियो निकालनी है। नंबर डेंसिटी की रेशियो गिवन है, डायमीटर की डेंसिटी रेशियो गिवन है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जस्ट मीन फ्री पाथ निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आओ कर लेते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो λ1 डिवाइड बाय λ2 है, λ1 डिवाइड बाय λ2 जो है वो अपने पास क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल गाइस दोनों चीजें,
लैम्डा के एन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और लैम्डा जो है वो डी स्क्वायर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अपने पास यहाँ पर ये चीजें, तो इन्हीं को ध्यान रखते हुए यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे n1 आ जाएगा, ऊपर n2 आ जाएगा, नीचे n1 आया, ऊपर n2 आया, साथ में डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो d1 स्क्वायर आया, d2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो जस्ट ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, रिलेशंस आ जाएंगे, ठीक है गाइस। जस्ट तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले तुम लैम्डा 1 डिफाइन कर लो, फिर लैम्डा 2 डिफाइन कर लो, n1 d1 डालते हुए और फिर और ऐसे n2 d2 डालते हुए और फिर उन दोनों को डिवाइड कर लो। तो वैसे भी तुम कर सकते हो, जैसे करना चाहो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये चीज देखते हुए मैंने ये चीज यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब मेरे को क्या गिवन है, देखो यहाँ पर n1 by n2 गिवन है, तो यहाँ से n2 by n1 की वैल्यू पुट करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास है ना n2 by n1, तो इसकी वैल्यू एज इट इज पुट हो जाएगी। ऐसे यहाँ से d2 by d1 की वैल्यू पुट हो जाएगी, बस ये वैल्यूज पुट करवा लो, आंसर आ गया तुम्हारे पास। n2 by n1 कितना है, 3/5 है, तो डाल दिया 3/5। d2 by d1 रेसिप्रोकल कर दो तो 5/4 आ गया, तो 5/4 और साथ में क्या आएगा, इसका स्क्वायर भी आएगा। तो अपने पास 3 इंटू 5 है, डिवाइड बाय 5 इंटू 4 है, ठीक है। 5 से 5 कटा, बचा कितना अपने पास यहाँ पर 15/16, क्या बचा 15/16। ये क्या अपने पास लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन 4 जो मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 मेरा यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो, ये काम आएगा आगे भी। ओके, तो आई होप कि यहां तक की चीजें गाइस आपको क्लियर होंगी और आप इसको नोट कर रहे होगे यहाँ पर। तो अभी बात करते हैं हम लोग आगे की। तो गाइस अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट इन द मिकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है मिकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। इफ द डिस्टेंस ऑफ ईच प्लेट इज 2 मीटर, तो गाइस जो हमारी जो प्लेट्स होती है मोरले एक्सपेरिमेंट के अंदर, वहां पर हमें जो डिस्टेंस दे रखा है ईच प्लेट का 2 मीटर में यहाँ पर गिवन है। जो वेवलेंथ है रेडिएशन की वो में गिवन है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और साथ में जो वेलोसिटी ऑफ एपरेटस है गाइस वो दे रखी है 3 × 10 की पावर। गाइस यहाँ पर 10 की पावर मिसिंग है, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार क्या दे रखी है। गाइस ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये 10 की पावर 4 गिवन है, ठीक है। ये गाइस यहाँ पर 10 की पावर 4 गिवन है, ये यहाँ पर तब इसके अंदर आया ना तो रह गया ये, मतलब कि ना मैं टाइप तो मैंने किया था लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर वो अलग से काम करता है, तो तब इसके अंदर डाला ना तो पावर गायब होगी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इश्यू था। तो चलो आओ फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो गाइस हमारे यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यूज होगा ना, हमारे पास जो शिफ्ट होता है अपने पास, मतलब जो चेंज इन शिफ्ट होता है, ये हमारे पास जो मैं यहाँ पर निकाला था एक्सपेक्टेड शिफ्ट निकाला था ना, तो जो शिफ्ट है वो मैं n के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है गाइस मेरे पास 2lv² डिवाइड बाय लैम्डा c²। तो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, राइट। तो अभी हमें यहाँ पर करना क्या है, जस्ट यहाँ पर वैल्यूज को पुट करवाना है। 2 कॉन्स्टेंट है, l क्या है मेरे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है, मतलब जो ईच प्लेट का जो डिस्टेंस है वो है, यानी कि l की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर 2 मीटर है, क्या है 2 मीटर है। उसके बाद v क्या है, वेलोसिटी ऑफ एपरेटस जो हमें यहाँ पर गिवन है, वेलोसिटी ऑफ एपरेटस कितनी गिवन है हमें यहाँ पर 3 × 10 की पावर 4 गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या है लैम्डा, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें गिवन है क्या, ये रही 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है 10 की पावर -10 होता है, ठीक है। साथ में क्या यहाँ पर c है, c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि कितनी वैल्यू होती है इसकी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो जस्ट गाइज ये वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करवा लेंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आओ देखो कर लेते हैं सोल्व। तो 2 × l × v 3 × 10 की पावर 4, साथ में इसका स्क्वायर चला जाएगा, डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4000 है, ठीक है, इंटू 10 की पावर -10 है, ठीक है, इंटू में c² यानी कि 3 × में 10 की पावर 8, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो ऐसे ये मेरे पास यहाँ पर होगा। अब अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, नीचे भी 3 का स्क्वायर, तो ये तो कट गया हमारे पास। फिर यहाँ पर 2 × 2 4 बनेगा, तो ये 4 के साथ 4 कट गया, नीचे बचेगा यहाँ पर 1000, ठीक है। तो ये 1000 है, इधर अपने पास यहाँ पर 10 की पावर 8 का स्क्वायर है, यानी कि 10 की पावर 16, ऊपर 10 की पावर 8 है, तो 10 की पावर 8 नीचे ओवरऑल बचा। इधर अपने पास यहाँ से कितना बचेगा 10 की पावर -7 बचेगा, और इधर 10 की पावर 8 है, तो 10 की पावर 1 बच गया। तो यहाँ पर ओवरऑल जो मेरे पास है नीचे एक 10 बचा है जस्ट, तो यानी कि 1/10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.1 मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0.1, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जस्ट, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, कर सकते हो, नोट कर लो। जस्ट अगर ये फॉर्मूला पता था तो क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं पता था तो नहीं होगा, ठीक है।
तो आई होप कि जो क्वेश्चन है वो सभी को यहाँ पर क्लियर होगा। और गैस देखो लेट्स से यार आपको यहाँ पर नए नए फॉर्मूले मिल रहे होंगे, आई नो, ठीक है, हमेशा होता है यार, आप कितना ही पढ़ लो तब भी आपको नए फॉर्मूले देखने के लिए मिलते ही हैं। तो अगर आपको कोई नया फॉर्मूला मिल रहा है तो प्लीज एक लिस्ट बना लो, ताकि यार एग्जाम से पहले एक बार उनको रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि यार अगर रिवाइज कर लोगे ना तो आपकी यार मेहनत थोड़ी बच जाए, शायद से यार वहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाए, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ आओगे, ठीक है। अगर एग्जाम से पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो चांसेस है कि अगर इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आता है उसको आप कर पाओ एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, तो प्लीज इनको नोट करते हुए चलना फॉर्मूलाज को, ठीक है, अलग से शीट्स पे इनको नोट करते हुए चलना फॉर्मूला शीट में, राइट। ओके, तो आई होप कि यहां तक की जो चीजें हैं वो आपको क्लियर होंगी। तो भी बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट थ्रू अ सर्फेस ds इज इक्वल टू दिस थिंग। तो गैस हमें यहाँ पर एक सर्फेस एरिया दे रखा है, ठीक है, ds j कैप, कैप इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस थिंग। एक हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। गैस यहाँ पर ऊपर टाइपिंग में ना डायरेक्शंस का कैप नहीं आ रखा है, ये यहाँ पर 10j कैप है, इधर ये 2i कैप है, 4j कैप है और 7k कैप है। ये वेक्टर्स हमारे, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स अपने पास, i कैप, j कैप, k कैप, ठीक है, अलोंग x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। इतना तो पता ही होगा सबको, राइट, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे यार, जस्ट ये चीज करा लेंगे E डॉट ds, क्योंकि ये हमें यहाँ पर एरिया वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है, एरिया वेक्टर दे रखा है। और ये हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, यूनिफॉर्म फील्ड है, क्या अपनी ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तो डायरेक्टली जस्ट क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एरिया दे रखा है, फील्ड दे रखी है, मल्टीप्लाई करा दो, दैट्स इट, हो गया काम अपना खत्म, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ये 7k कैप था ना, 7k कैप है यहाँ पर लिखने में गलती हुई है मेरे से, 7k कैप, ठीक है। साथ में डॉट पुट आएगा ds वेक्टर यानी कि j कैप, 10j कैप। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, क्योंकि यार i के साथ अब j को करोगे 0, k के साथ करोगे j को 0, तो जब ये वाला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी अपने पास j कैप डॉट j कैप 1 होगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। जस्ट यहाँ पर सिंपल यार दो वेक्टर्स की डॉट पुट की गई है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, 40 आ गया। ये मेरे पास क्या यहाँ पर फ्लक्स है, तो ये मेरा इसका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया 40 यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, ठीक है, ऑप्शन 1। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन, कर लो नोट पॉज करके वीडियो को। तो आओ फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे बीजीटी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, फॉर अ ट्रांजिस्टर द करंट गेन इन द कॉमन बेस एंड द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आर अल्फा एंड बीटा। गाइस यहाँ पर अल्फा है, ठीक है, अल्फा और ये बीटा है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, रिस्पेक्टिवली द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन हमें गिवन थे, राइट, और हमें बता दें कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो गाइस कैसे करना होता है, अल्फा क्या है मेरे पास यहाँ पर, कॉमन बेस का है, तो कॉमन बेस में आउटपुट आता है मेरे पास कलेक्टर से और इनपुट आता है एमिटर से, तो ये मेरे पास यहाँ पर अल्फा हो गया। ऐसे बीटा मेरे पास क्या, करंट गेन है इन द कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर में क्या होता है हमारे पास, आउटपुट कलेक्टर होता है और इनपुट क्या होता है, बेस होता है। तो ये मेरे पास यहाँ पर इनके एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। साथ में मेरे पास यहाँ पर बीजेटी है, तो एक रिलेशन और रहता है हमारे पास केवीएल वाला, IB प्लस IC इज इक्वल टू IE। तो जस्ट इन रिलेशंस को यहाँ पर यूज किया जाएगा और क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आओ, तो गाइस अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये I है ना, यहाँ पर जो I है इसको मैं यहाँ से पुट करा लूंगा IB प्लस IC। तो मेरे पास यहाँ पर जो अल्फा है वो क्या बन जाएगा, IC डिवाइड बाय IB प्लस IC, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखो मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल करूंगा, तो मेरे पास बनेगा 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू IB बाय IC प्लस IC बाय IC। तो ये तो अपने पास यहाँ पर 1 बन गया, ठीक है। तो अपने पास ये क्या बन चुका है, IB डिवाइड बाय IC प्लस 1। और अगर तुम इस रिलेशन को देखो यहाँ पर, या यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल है, तो ये जस्ट 1 बाय बीटा वैल्यू है। तो यहां से मेरे पास आया 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा साथ में प्लस 1। लेकिन ये वाली फॉर्म में ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो इसकी फॉर्म को हमें चेंज करवाना पड़ेगा। तो 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय बीटा। अब इसको मैं रेसिप्रोकल करा लूंगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। और ये वाला मेरे को ऑप्शंस में गिवन है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन ए को देखो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, तो यहाँ पर ये बन चुका है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो सभी को यहाँ पर क्लियर होगा। जस्ट हमें यहाँ पर करंट गेन लिखने थे दोनों केसेस के अंदर, कॉमन बेस के अंदर, कॉमन एमिटर के अंदर, और जस्ट रिजल्ट को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना था जो हमारा KCL का जो रिलेशन होता है उसका यूज करते हुए। ठीक है, तो नोट कर लो पोस्ट करके अगर बचा है तो, फिर आगे की बात करते हैं। तो आओ फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन द लोएस्ट स्टेट टू द फर्स्ट स्टेट। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, हमें एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है लोएस्ट स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर इन द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की गाइस आपको इसके लिए एनर्जी पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होती है। तो गाइस इसकी एनर्जी होती है -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या होती है, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है nth ऑर्बिट के अंदर, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर है। तो गाइस अगर ग्राउंड स्टेट की बात की जाएगी यहाँ पर तो n = 1 होगा मेरे पास। ऐसी अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात की जाएगी तो n = 2 होगा, राइट। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर 4 ग्राउंड स्टेट है, 4 ग्राउंड स्टेट है, और ये क्या है 4 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो ये मेरे पास यहाँ पर है। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को एनर्जी बतानी है ना, कितनी एनर्जी होगी। तो जस्ट इसकी एनर्जी निकालो माइनस इसकी एनर्जी, उसका जो डिफरेंस होगा वो मेरे को एनर्जी रिक्वायर है। देखो गाइस कहने का जस्ट ये मतलब है कि ये मेरा n = 1 है, ये मेरा n = 2 है, मेरे को यहां से यहां तक जाना है, तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी डिफरेंस ही तो होगा ना। तो अगर मेरे को इस लेवल की एनर्जी पता है, मेरे को इस लेवल की एनर्जी पता है, दोनों को सेपरेट करा दो, आ गया आंसर, राइट। तो यहां पर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो मेरे पास यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है माइनस जो मेरी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, जस्ट ये करा दो। ठीक है, यानी कि यहां पर आएगा -13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस -13.6 डिवाइड बाय 1। तो ये अपने पास यहां पर आएगा, इधर मैंने डाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n = 2 था, तो यहां पर 2 का स्क्वायर आ गया, इधर 1 का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो उसको 1 ही लिखा है। तो जस्ट अब यहां पर इसको सोल्व करवा लेंगे, इसको सोल्व करवाओगे गाइस तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितनी आएगी, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, जो ये लिखा है ना मैंने, ये इलेक्ट्रोवोल्ट होती है इसकी यूनिट। ठीक है, जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। तो यहाँ पर 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। हो गया हमारा क्वेश्चन। पॉज कर लो वीडियो को, नोट कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। तो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो गाइस नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मल का क्वेश्चन गाइस है हमारे पास। यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की यहाँ पर बात की गई है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर इसके। तो गाइस यहाँ पर एफिशिएंसी एक्चुअली गाइस यहाँ पर ना वर्ड्स मिसिंग है। जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो यहाँ पर हमें गिवन है इज ईटा, ठीक है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर इसके। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। ईटा क्या हमारी यहाँ पर एफिशिएंसी है ऑफ हीट इंजन, या मैं कहूँ कार्नोट इंजन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमें सबको पता होना चाहिए गाइस ये, ठीक है। क्लास 11th के अंदर कर लेते हैं चीजें हम, थर्मल के अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, थर्मो उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या पढ़ी होती है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होती है। तो वहां पर हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा होता है, ईटा = 1 - T2/T1, राइट। तो ये मेरे पास है ऐसी के, यहाँ पर क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे रखा है के। और के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होता है मेरा जो वर्क डन डिवाइड बाय इनपुट होता है, राइट। तो इसके अंदर जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, ऐसे कोई रेफ्रिजरेटर होता क्या है, रेफ्रिजरेटर होता है जो कूल बॉडी से हमारी हीट निकाल रहा हो, तो उसका वर्क डन होता है कि उसने कितने अमाउंट की हीट निकाली, ठीक है। तो यहां पर आएगा इसका वर्क डन Q2 डिवाइड बाय इनपुट। इनपुट क्या होता है गाइस, जो हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं। जैसे कि यार आपका रेफ्रिजरेटर जो घर में लगा होता है, रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, ठीक है, अगर उसकी बात करें तो वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी उससे हम वर्क करवाते हैं, और फिर वो अंदर की हीट अंदर से निकाल करके बाहर छोड़ता है आपके रूम में, राइट। तो हम जो वहां से हीट निकाल रहे हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर से, वो तो मेरा वर्क है, और जो हम इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम उसके ऊपर वर्क करवा रहे हैं, वो उसको हम इनपुट दे रहे हैं कि तू ये ले, इलेक्ट्रिसिटी ले और हमारा काम कर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, Q2 डिवाइड बाय वर्क, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पर क्या होता है, के का एक्सप्रेशन होता है। तो गाइस अगर इसको हम देखेंगे तो ये मेरे पास क्या होगा, Q2 डिवाइड बाय वर्क कितना होता है मेरा, Q1 - Q2। गाइस ये सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अगर आपको डायग्राम याद होगा ना तो आप तुरंत इसको लिख सकते हो, मैं कैसे लिख रहा हूं देखो अपने पास होता कैसे है। ये यहाँ पर मेरा वर्किंग सब्सटेंस होता है, यहाँ पर वर्क करवाया जाता है, नीचे कूल बॉडी है T2 टेम्परेचर, ऊपर T1 है, ठीक है। यहाँ से हम हीट निकालते हैं, इसको मैं Q2 बोल रहा हूँ, और ऊपर हम यहाँ पर हीट को रिलीज कर देते हैं Q1।
ये मैंने जो बनाया किसका बनाया, रेफ्रिजरेटर के लिए बनाया, किसके लिए बनाया, रेफ्रिजरेटर के लिए बनाया, ठीक है। तो यहां पर जो Q2 निकाला, ये जो अमाउंट है मेरे पास ये क्या है, जो वर्क हमारा हो रहा है, ठीक है, मतलब ये मेरा बेसिकली आउटपुट है, क्या है मेरे पास, ये आउटपुट है, क्योंकि जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होती है, राइट, ये होता है हमारे पास। तो जो आउटपुट है मेरा वो क्या है, यहाँ पर Q2 है, तो यहाँ पर आउटपुट है मेरे पास Q2, इनपुट क्या है, जो हम यहाँ पर वर्क करा रहे हैं इसके ऊपर है, राइट, यानी कि जो ऐसे हम रेफ्रिजरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो ये अपने पास यहाँ पर क्या वर्क डन है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर तुम यहाँ पर देखो W प्लस Q2, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है वर्किंग सब्सटेंस के अंदर, और Q1 बाहर जा रहा है, तो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू क्या होता है, W प्लस Q2 होता है, तो यहाँ से मेरे पास जो वर्क डन होगा क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मैंने पीछे लिखी थी, ये वाली चीज, ठीक है। हल्का यार आपको थ्योरी पता होनी चाहिए चीजों की, हर एक की, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, और ये वाली चीज आपकी क्लास 11th के अंदर आ जाती है थर्मोडायनेमिक्स में, 11th में या 12th में तब भी आती है, ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास है। अब गैस क्योंकि एक कारनोट वाला है, तो कारनोट के अंदर एक चीज स्पेशल होती है, और वो क्या होती है कि जो Q2 डिवाइड बाय Q1 होता है ना, Q2 डिवाइड बाय Q1 जो होता है वो क्या होता है, T2 डिवाइड बाय T1 होता है। गैस ये जो रिलेशन होता है वो सिर्फ किस में होता है, कारनोट साइकिल के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर कोई और साइकिल हो तो वहां पर ये चीज हमारी एप्लीकेबल नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर कारनोट साइकिल बोला गया है तो मैं इसको यहाँ पर चेंज करवा सकता हूँ। तो Q2 को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा 1 डिवाइड बाय Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस साथ में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा इसका, ओके नाइस। तो गाइस अगर तुम यहां पर देखो ध्यान से, तो अपने पास यहां पर बना क्या है, Q1 डिवाइड बाय Q2, ये क्या होता है अपने पास, क्या यहां पर इसको तुम T1 बाय T2 नहीं लिख सकते, इससे T1 बाय T2, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा ये जो एक्सप्रेशन हो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय T1 माइनस 1 और डिवाइड बाय यहाँ पर T2 है, राइट। अब यहाँ पर दोबारा से एलसीएम ले लो, और इसकी जो फॉर्म है तुम्हारी वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर इसकी फॉर्म बन जाएगी, ये क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर K है, तो K की मैं यहाँ पर यही वैल्यू उठा रहा हूँ। तो देखो अपने पास K की वैल्यू क्या है, वैसे इसको मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, इसको मैं यहाँ से उठा करके इधर रख रहा हूँ और इधर मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। तो देखो K का एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, T2 है डिवाइड बाय T1 माइनस T2 है, ये मेरे पास यहाँ पर रिलेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड 1 को ऐड कर दे रहा हूँ, K प्लस 1 कर दे रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी देर में दिख जाएगा कि इससे होगा क्या। इससे गाइस बेसिकली हमारे पास ना अंदर एक ईटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ईटा, यानी कि एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पर कार्नोट साइकिल की, ठीक है, अपने आप से। तो यहाँ पर K प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो T2 माइनस सॉरी प्लस T1 माइनस T2, तो T2 से T2 कट गया, डिवाइड बाय T1 माइनस T2 है ही, ठीक है। तो यहाँ पर आया K प्लस 1 इज इक्वल टू, T1 को नीचे ले जाओ तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस T2 बाय T1 बन जाएगा, और ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाली टर्म है क्या है, ईटा नहीं है, एफिशिएंसी, राइट। तो यहां से इक्वेशन आ गई मेरे पास K प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई ईटा। और गैस ये रिलेशन जो है ये याद भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्टली भी काम आ जाए, और अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो डायरेक्टली टिक कर लोगे, ठीक है। तो ये रिलेशन याद भी होगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन तुम्हारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ईटा इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस K प्लस 1, राइट। तो इसकी फॉर्म चेंज करो, जैसे दे रखा क्वेश्चन के अंदर वैसे कर लेते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय K प्लस 1। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन 3 गिवन है, तो ये मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट रेसिप्रोकल किया दोनों साइड, और कुछ नहीं, राइट। तो नोट कर लो एक बार पॉज करके वीडियो को, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो आओ गाइस फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो मेरी अनसर्टेनिटी है पोजीशन की, क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ की इक्वल। डी ब्रोगली वेवलेंथ पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये होता है h बाई पी। एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट है, पी क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, h डिवाइड बाई एम बी। यानी कि गाइस अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है, एक मेरे पास जो मास है वो अगर मेरा मूव करता है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो ये उसकी हमें क्या बताता है, वेवलेंथ बताता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। h बाई पी, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम, राइट। मोमेंटम किसका, जो मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट। जो मैटर वेव का कंसेप्ट आता है वो यही है, राइट, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है गाइस, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है यहाँ पर अनसर्टेनिटी पोजीशन, सॉरी वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालनी है, राइट, कि हमारे पास कितनी होगी। तो आओ इसको निकाल लेते हैं, यानी कि हमें डेल्टा वी को कैलकुलेट करना है। डेल्टा एक्स हमें गिवन है, डेल्टा वी हमें यहाँ पर निकालना है, तो इसके लिए मेहनत करनी है। तो आओ कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को याद करो। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाय 2। ये हमारे पास यहाँ पर रिलेशन होता है हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, राइट, ओके। तो अब हमें यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है ना उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं इसी रिलेशन से। तो जो डेल्टा एक्स आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, एच कट डिवाइड बाय
2 डेल्टा पी आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एच कट डिवाइड बाई 2 एम डेल्टा भी लिख सकता हूं इस चीज को मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज रखिए कि जो डेल्टा एक्स है ना वो हमारा क्या है यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल दे रखा है, और यहाँ पर देखो एच बाय क्या बन रहा है मेरे पास यहाँ पर नीचे पी बन रहा है, क्या एच बाय पी, एग्री कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है गाइस एक चीज का और यहाँ पर ध्यान देना कि अगर तुम इधर देखो ना तो यहाँ पर कहीं पर पाई नहीं दे रखा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर ना तुम्हें नंबर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, जो कांस्टेंट फैक्टर उसके ऊपर नहीं ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर एच कट के अंदर क्या होता है तुम्हारा जो एच कट होता है ये होता है तुम्हारा यहाँ पर एच बाय 2 पाए, क्या होता है एच बाय 2 पाए, और जबकि यहाँ पर अगर तुम वेवलेंथ के अंदर देखोगे तो जस्ट एच बाय पी है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स के ऊपर तुम्हें यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, जस्ट यहाँ पे तुम्हें नंबर के ऊपर फोकस करना है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, ठीक है। तो आओ उसकी बात करते हैं, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर देखो ना सारी टर्म्स यहाँ पर फॉर्मुले देखो तुम्हें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, यहाँ पर वी स्क्वायर दे रखा है, इधर वी दे रखा है, इधर 2 बाई वी स्क्वायर दे रखा है, इधर अपने पास यहाँ पर 1 बाई वी दे रखा है। तो वी स्क्वायर है, वी है, 1 बाई वी स्क्वायर है या फिर 1 बाई वी है तो यहाँ पर उसके ऊपर फोकस किया गया कि प्रोपोर्शनलिटी क्या है। तो मेरे लिए यहाँ पर मैटर करता है कि उसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या है, मेरे को आगे कांस्टेंट से मतलब नहीं है, ठीक है, ओके सॉरी तो आओ देखो करते हैं इस चीज को भी हम यहाँ पर। तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर एच बाई पी चाहिए, राइट। तो ऊपर मेरे पास यहाँ पर एच है, नीचे मेरे को यहाँ पर पी चाहिए, तो पी बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा एम इंटू वी करना पड़ेगा, क्या। तो यहाँ पर जो डेल्टा वी है उसकी जगह पर क्या होना चाहिए वी होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए वी होना चाहिए, तभी तो मेरे पास यार यहाँ पर एच बाई पी बनेगा, तभी तो मैं इसको लैम्डा कह पाऊंगा, एग्री करते हो क्या। तो यहाँ पर जो ये डेल्टा वी जो है ना ये डेल्टा वी ये तुम्हारा वी पुट होगा तभी जाकर के तुम्हारे पास क्या आ रही होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन के हमें यहाँ पर ये अप्रोच लगानी थी, कांस्टेंट हमारे लिए मैटर नहीं करता, अगर कांस्टेंट की बात की जाए तो कांस्टेंट क्या रहेगा साथ में यहाँ पर ये 1/4 पाई एक एक्स्ट्रा फैक्टर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एच कट से आएगा 2 पाई और एक 2 यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 1/4 पाई यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर वो टर्म्स नहीं दे रखी, हमें यहाँ पर जस्ट ऑर्डर से मतलब है, वी स्क्वायर है, वी है, यहाँ पर हालांकि 2 दे दिया, लेकिन अगेन वही बात है कि इसका कोई हमें मतलब नहीं है, यहाँ पर जस्ट वी स्क्वायर तो मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। उसके बाद अपने पास एच बाई वी है, तो यहाँ पर जस्ट मेरे को वी की डिपेंडेंस देखनी थी कि वी मेरा कैसे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर कैसे डिपेंड कर रहा है डेल्टा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। लेकिन अगर लेट्स से कांस्टेंट भी इंक्लूड होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/4 पाई इसके साथ में लगता है, यानी कि जो डेल्टा वी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पर वो क्या होती है 4 पाई वी होती है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखी है चीज, ठीक है। तो मत लो डायरेक्टली क्या कर लो वी को पुट करवा लो, तो यानी कि जो डेल्टा वी है वो मेरा क्या हो गया यहाँ पर वी के इक्वल हो गया, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। पोज कर लो, नोट कर लो, डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना। तो आओ गाइस फिर आगे की बात करते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है, द रूट मीन स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1.84। तो गाइस हमें यहाँ पर VRMS दे रखी है हाइड्रोजन की, कितनी गिवन है 1.84। रूट मीन स्पीड की यार बात की जाए फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, ये होता है √3 kBT। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए लिख रहा हूं तो यहाँ पर नीचे हाइड्रोजन का मास आ जाएगा, नीचे mH, ठीक है। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर इज गिवन बाय। तो गाइस हमें यहाँ पर हाइड्रोजन की गिवन है, ऑक्सीजन की निकालनी है, ठीक है। तो जस्ट ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सा। तो गाइस अगर तुम यहाँ पर देखोगे तुम यहाँ से इसमें क्या कर सकते हो √3 kBT की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के लिए क्या चेंज होगा, टेम्परेचर तो सेम बोला है, केबी मेरा कांस्टेंट है, तो जस्ट मास चेंज होगा ऑक्सीजन के लिए, राइट। तो यहाँ से √3 kBT की वैल्यू देख लो, कि पहले यार टेम्परेचर निकालोगे फिर बेफालतू में यार कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो गया 1.84 √mH हो गया, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर हो गया, राइट। अब अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन RMS वैल्यू निकाल रहा हूं यहाँ पर, और मैं तो ये मेरे पास क्या आएगी √3 kBT डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, यही होगी। तो यहाँ पर √3 kBT की वैल्यू पुट कर लो, कितनी है 1.84 है, साथ में √mH है, तो ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय नीचे ऑक्सीजन का भी मास है तो ऑक्सीजन आ गया, राइट। अब हाइड्रोजन का मास होता है 1 और इसका होता है तुम्हारा ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पर वैल्यूज को डाल लो। यूनिट्स की बात की गई करेंगे गाइस तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर तुम यहाँ पर 1 एटम का पुट कर रहे हो तो वो AMU के अंदर होता है, लेकिन वो ऊपर नीचे AMU तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट डजंट मेक सेंस, राइट। मतलब सेंस तो मतलब बनेगी यूनिट्स की, लेकिन बात है कि ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे रिजल्ट को भी वो इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, ओके। तो अपने पास यहाँ पर रहेगा 1.84, हाइड्रोजन का मास 1 है और ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, तो यहाँ पर कितना आया 1.84 डिवाइड बाय 4, 1.84 डिवाइड बाय 4,
तो यहाँ पर जिसको डिवाइड कर लेंगे और तब डिवाइड करके इसका आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0.46। कितना आ जाएगा? 0.46। यूनिट्स की बात की जाए तो मीटर पर सेकंड अपने पास यहाँ पर होगा। तो 0.46 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो ऑप्शन बी है मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। पोज कर लो, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है वाला, क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पे तो क्या गिवन है, इन द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E डॉट बी एंड के, सॉरी गाइस यहाँ पर एक कोमा है, E B and K represents the electric field, magnetic field and the wave propagation vector. Then which of the following is correct? तो गैस यहाँ पर बात की गई हमसे यहाँ पर EM वेव की। तो EM वेव के अंदर गैस हमें पता होता है कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है और जो मेरा प्रोपगेशन वेक्टर है, तीनों चीजें क्या होती हैं? आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? तीनों की तीनों परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें तो E क्रॉस के दे रखा है, E क्रॉस के यहाँ पर गैस 0 दे दिया। 0 क्रॉस प्रोटेयर कब होती है? तब अपने पास जो एंगल हो वो क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो। साइन दिया, देखो तुम्हारा E क्रॉस भी क्या होगा तुम्हारे पास? E क्रॉस भी होगा तुम्हारे पास E B साइन थीटा, E B साइन थीटा। और थीटा कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री है ना। तो ये तो यार नॉन जीरो आएगा, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। सेम वे से ऐसे ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर तब होता है, तब क्या जीरो होता है? डॉट प्रोडक्ट हमारी जीरो होती है, राइट। तो यहां पर जो मेरे पास है E डॉट बी की जीरो रहेगी, और ऐसे ही जो बी डॉट की है ये भी मेरा जीरो रहेगा, और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर ई डॉट की है ये मेरा यहाँ पर जीरो रहेगा। तो ये तीनों की तीनों चीजें हमारी डॉट प्रोडक्ट जीरो होंगी क्योंकि तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी डॉट के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि जो सेकंड नंबर पे मैंने आइडेंटिटी लिखी है ना, ये वाला मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा। वैसे याद रखना EM वेव में तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो इस वजह से हमारी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है EM वेव। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ये कोई नई चीज नहीं होती है, तुमने ऑलरेडी स्कूल के अंदर कवर की होती है 11th-12th क्लास के अंदर, ठीक है। तो नई चीज नहीं है वाली। अब नई चीज क्या होती है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डाल रहा हूं, जो तुम्हारी BSc लेवल का क्वेश्चन है। तो गाइस ये दो फॉर्मुलेज हैं यहाँ पर। अगर तुम्हें लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, प्रोपोगेशन वेक्टर दे रखा है, तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय ओमेगा करोगे, यहां से क्या निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे। ऐसे ही अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, प्रोपोगेशन वेक्टर दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। तो गाइस ये दोनों फॉर्मूला ना तुम्हारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं EM वेव से, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स जो है याद होने चाहिए, राइट। तो इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप नेट और गेट की प्रिपरेशन करने की सोच रहे होंगे, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स नेट गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो गाइस 15 दिसंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है मेरे से, तो आप इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरी को सोल्व कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो गाइस, और आपके फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, तो उनको भी आप इस चैनल के बारे में बता सकते हो। फ्यूचर में कुछ और वीडियोस यहाँ पर आने वाली हैं, इस पूरे पेपर को हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।